हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कवर किया, और यहाँ से अब हम कवर करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। चलिए, आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो अभी तक नहीं आए हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, तो वो भी स्टार्ट कर सके अभी से। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। अब देखिए, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करना, रिलीज करना बॉडी से। किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, काम का नहीं है, हार्मफुल है, टॉक्सिक मटेरियल है, उसे बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन, राइट। और इस जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो कौन परफॉर्म करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम किसका एलिमिनेशन कर रहे हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट का। किसका? नाइट्रोजिनस वेस्ट का। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें होता क्या है? द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट is carried out by well developed excretory system। अगर मैं excretory system की बात करूं तो excretory system किससे मिलकर बना हुआ है ये भी देख लेते हैं। excretory system, तो excretory system में क्या क्या चीजें आती है? आपकी पेयर ऑफ किडनी, मतलब 2 किडनी होती है। पेयर ऑफ किडनी, राइट। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? फिर हमारे यूरेटर आएगा। क्या आएगा? यूरेटर। तो कितने होते हैं यहाँ पर? ऐसे निकले होते हैं ना, 2 यूरेटर्स होते हैं, तो पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स के बाद क्या हो जाएगा आपका? क्लोएका एंड आखिरी में क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये मिलकर किसको बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम को, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ क्या नहीं? अब इन्होंने बोला है द एक्सक्रीटरी system consists of a pair of kidneys, ureters and cloaca। cloaca पता है क्या होता है? कॉमन ओपनिंग होती है। and the urinary bladder। ओके, इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए। अब देखिए, these are compact dark red and bean like structures situated a little posteriorly, मतलब कहाँ? नीचे की तरफ। in the body cavity on both side of both side of vertebral column। तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? ये डार्क रेड बीन शेप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? किडनी की। तो किडनी कैसी है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, डार्क है, बीन लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पर सिचुएटेड होता है? लिटिल पोस्टीरियरली, मतलब नीचे की तरफ, एंड in the body cavity on both side of vertebral column। ओके, चले तो ये लिख लिया आपने।
ओके तो हम बात करते हैं किसकी, किडनी की। किसकी बात करते हैं, किडनी की। तो देख लेते हैं किडनी के बारे में, किडनी क्या होती है, कैसे होती है। बिल्कुल, चलिए तो देखते हैं किडनी। अगर मैं किडनी की बात करूं तो किडनी क्या है, किडनी जो है कैसा स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट। किडनी कैसी होती है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की मतलब बंधा हुआ, राइट। कंडेंस स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, डार्क रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर की होती है। कैसी होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। बीन का मतलब पता है ना, राजमा। बीन शेप स्ट्रक्चर कहाँ सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड जस्ट लिटिल, क्या बोल रहे हैं, जस्ट लिटिल पोस्टीरियरली in the body cavity, in the body cavity on both body cavity on both side of vertebral column, राइट इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। इतना क्लियर है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर। अगर मैं पूछूं कि जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है ना, तो फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, किडनी is made up of numerous, मतलब बहुत सारे, numerous functional structural and functional unit, numerous या several भी बोल सकते हैं, numerous या several भी बोल सकते हैं, made up of several structural and functional unit and functional units called uriniferous tubules, और क्या बोलते हैं इसे, नेफ्रॉन और नेफ्रॉन, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जल्दी पढ़िए। तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इनटू द मेल फ्रॉग। तो मेल फ्रॉग में जो दो यूरेटर्स है, क्या है, यूरेटर्स है, वो इमर्ज हो रहे हैं कहाँ से, किडनी से। किस में, मेल फ्रॉग में। वहीं पर मैं बात करूं तो यूरेटर जो है वो क्या है, एक्ट करता है एज अ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल का मतलब क्या है, यूरो मतलब यूरिन के लिए, जेनाइटल मतलब यहाँ पर स्पर्म के लिए भी सेम ट्रैक्ट है। तो स्पर्म और यूरिन जो है उसका सेम पैसेज है, क्या, यूरोजेनाइटल डक्ट, राइट। तो यहाँ पर सेम पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म या सीमेन हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ स्पर्म या सीमेन के लिए और किसके लिए, यूरिन के लिए क्या है,
सेम डक्ट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर्स। तो यूरेटर जो है वो किसके जैसे एक्ट कर रही है, यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरो का मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब आपका स्पर्म या ओवम, जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए यूज किया इन्होंने, राइट। वहीं पर इन फीमेल्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। तो यहाँ पर यूरोजेनाइटल डक्ट जो है ओपन हुआ किसमें, क्लोएका में। और यहाँ फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स की जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो सेपरेटली ओपन होती है किसमें, क्लोएका में। और वहीं पर यूरेटर जो यूरिन को लेकर आ रही है वो भी सेपरेटली ओपन हो रही है, राइट। यहाँ क्या किया, ये यूरोजेनाइटल डक्ट जो है इसने क्या लेकर आई, यूरिन भी लेकर आई, स्पर्म भी लेकर आई, राइट। वहीं पर फीमेल में क्या हो रहा है, फीमेल फ्रॉग में ओविडक्ट ने एग लेकर आई या ओवम लेकर आए, एंड यूरेटर क्या लेकर आया, यूरिन। और ये दोनों सेपरेटली किसमें ओपन हो रहे हैं, क्लोएका में, राइट। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। तो इनका कहना है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है। कैसा होता है, थिन वॉल्ड। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर वो थैला है, वो पाउच है जिसमें यूरिन स्टोर होती है, इकट्ठी होती है, राइट। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, टू द रेक्टम। तो रेक्टम के आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर विच इज ऑल्सो ओपन इन द क्लोएका। तो यूरिनरी ब्लैडर भी जो है वो किस में ओपन होता है, क्लोएका में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दस इज अ यूरियोटेलिक एनिमल। तो हम आगे जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हम वहाँ पढ़ेंगे कि यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं और यूरिकोटेलिक होते हैं, राइट। तो मेनली जो आपके एनिमल्स पानी में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, राइट। फिर हम पढ़ेंगे कि जो मैमल्स है, ओके, वो यूरियोटेलिक होते हैं। बर्ड्स जो है वो यूरिकोटेलिक होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो फ्रॉग है, क्या है, फ्रॉग है वो कैसा है, यूरिया सिक्रीट करता है, इसलिए वो कैसा है, यूरियोटेलिक एनिमल है। क्या है, यूरियोटेलिक एनिमल, राइट। फिर बात करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। तो होता क्या है, कैसे आता है, तो देखिए हमारी बॉडी के हर एक सेल ने क्या बनाया होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनाया होगा, राइट। वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो आएगा, और वो सारा का सारा वेस्ट कहाँ आ जाएगा, आपका पूरा का पूरा आ जाएगा आपके ब्लड में। कहाँ जाएगा, ब्लड में, क्योंकि ब्लड जो है एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, राइट। एक हम बात बढ़े तो बॉडी फ्लूइड है, तो वो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये उस तरीके का है, जैसे कि हम बात करें हमारे घर में कचरा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कचरा। तो सुबह सुबह वो कचरा गाड़ी आती है ना, कचरा गाड़ी आती है नगर निगम की, तो आप क्या करते हो, कचरा उठाते हो और उसमें डाल देते हो। फिर वो आगे जाती है तो दूसरे घर से कचरा आता है, निकाल देता है, उसमें डाल देता है, फिर आगे जाती है, फिर कचरा ऐसे फेंकते जाते हैं उसमें, और वो ऐसे सर्कुलेट करती जाती है पूरी कॉलोनी में। अब हुआ क्या यहाँ पर, तो ये जो घर है ये क्या है, ये घर सारे क्या है, सेल है, टिश्यू है। अब ये घर में जो गंदा कचरा निकला वो सारा कचरा इन्होंने कहाँ डाल दिया, उस वैन में। और वो वैन जो गाड़ी है वो क्या है, ब्लड है। क्या है, ब्लड। तो ब्लड क्या कर रहा है, इकट्ठा करते जा रहा है, और कहाँ जाएगा वो सारा जो कचरा है वो जाएगा जहाँ पर ये सारा कचरा फेंकते हैं रोज के रोज, और वहाँ पर जाके फिर इस कचरे का क्या हो जाएगा, इसका छांटा जाएगा इसमें कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नहीं है, किसको डिगिंग करनी है, किसकी मतलब जो हमें नीचे धरती में गड़ाना है, किसको हम जला सकते हैं, किसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या चल रहा है, उस कचरे का क्या चल रहा है, उसमें थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ काम की चीज़ है कि नहीं, तो उसे बाहर निकाल लेते हैं, जो काम की चीज़ नहीं है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है वहाँ, राइट। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो हमारे सेल या टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, तो वो कहाँ, ब्लड में आ गया। अब ब्लड जो है वो कहाँ गया, किडनी के पास। किडनी के पास गया तो किडनी में क्या बैठे हैं, उसकी फंक्शनल यूनिट जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में होता है फिल्ट्रेशन, क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रॉन का एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है,
वहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जो काम की चीज़ है, मतलब वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये छांट रहे चीज़ें क्या काम की क्या नहीं, तो जो चीज़ काम की है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, जो काम का नहीं है उसको बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना है, एक्सक्रीट आउट करना है, तो वो क्या करती है फिर पानी मतलब पानी के साथ डिसॉल्व होके, वाटर के साथ डिसॉल्व होके वो यूरिन के थ्रू बॉडी से पास हो जाती है, राइट। तो ये पूरी एक प्रोसेस है। तो इनका कहना है कि द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, हमारे अंदर क्या है, यूरिया जो है क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि जो फ्रॉग है वो क्या निकाल रहा है, यूरिया निकाल रहा है। एंड दस जो एनिमल क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड। यहाँ पर भी छांट वाट चल रहा है, छांटबीन के क्या काम का क्या नहीं, और जो काम का नहीं उसे एक्सक्रीट करना है, मतलब बाहर फेंक देना है बॉडी से, राइट। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो ये पॉइंट समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। आ गया? आई होप बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और वो कचरे वाले एग्जाम्पल से तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आप देखिए नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। क्या है, नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन, जिसमें सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व हो, राइट। तो देखिए द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग। तो देखिए नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, कंट्रोल करना एंड कोऑर्डिनेट करना, राइट। अब बात करते हैं, ये मेरे कंट्रोल में है कि नहीं, मेरे को हाथ ऊपर करना है, मुझे बोलना है, मुझे क्या बोलना है, मेरे को कौन से वर्ड आपके सामने बोलने, कौन से नहीं बोलने, किस तरीके से बोलने हैं, मेरे हाथ का मूवमेंट क्या हो रहा है। तो इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करूँ कि मैं बोल रही हूँ मुंह से, बट ये मेरा बोलना कोऑर्डिनेट कर रहा है कौन, ब्रेन, है ना। तो यहाँ पर मेरे ब्रेन के बीच में और मेरे माउथ के बीच में, मेरे मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, राइट। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो मेरा डाइजेशन हो रहा है, मेरे हाथों में जो मूवमेंट हो रहा है, ये सब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन, एक तो हार्मोन हो गया और दूसरा नर्वस सिस्टम, राइट। तो हमारी बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन करता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। तो जो नर्वस सिस्टम है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या हम सिंपल सी बात बोले, वो सिस्टम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, वो फ्रॉग में हाईली इवॉल्व्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा विकसित है। क्या है, काफ़ी ज़्यादा विकसित है। आपको कभी ये डाउट आया कि पहले डाइसेक्शन चलता था, राइट। अगर मैं बात करूँ स्कूल में, मतलब कि टीचर्स जो होते थे बायो लैब में डाइसेक्शन कराते थे, किसका, फ्रॉग का। तो मैम फ्रॉग को ही क्यों चुना, फ्रॉग को ही क्यों चुना? तो फ्रॉग को इसलिए चुना क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही थी। क्या मिल रही थी, दूसरी चीज़ को हम ले नहीं सकते थे इतनी इजीली, बट फ्रॉग में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही थी ऑर्गन सिस्टम में, इस वजह से फ्रॉग का डाइसेक्शन करते थे। अब ह्यूमन को तो नहीं लेटा सकते वहाँ पर कैडेवर तो आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, राइट। हाँ, आप MBBS करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कैडेवर वहाँ मिलेगा, है ना। बट अब स्कूल लेवल पे तो ये नहीं कर सकते, और सारे बच्चे जितने भी बायो में है कि वो सारे के सारे MBBS तो कर नहीं रहे। तो वहाँ पर डाइसेक्शन चलता था किसका, फ्रॉग का। अब नहीं होता है बट पहले होता था, राइट। क्योंकि अगर आपको एनाटॉमिकल स्टडी करनी है किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी की, तो आपको फिर एक कैडेवर तो चाहिए। अब कैडेवर हम ह्यूमन का नहीं ले रहे थे, तो हमने किसका ले लिया, किसको ले लिया, हमने फ्रॉग को ले लिया, राइट। तो देखिए इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड ओके सॉरी, मतलब मैंने पहले बोल दिया था, है ना, बट लिखा हुआ है यहाँ पर कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम जो होता है वो किसका होता है, न्यूरल सिस्टम का एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का। किसका, न्यूरल सिस्टम का एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का, राइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और न्यूरल सिस्टम जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, राइट। द केमिकल कोऑर्डिनेशन, किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब केमिकल के थ्रू कोऑर्डिनेट करने का जो काम है, chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones,
है ना। तो हमारे अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्मोन्स, राइट। तो हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट कर पा रही है, और इस कोऑर्डिनेशन को हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो कि हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है, राइट, विच आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट। कौन सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स पढ़ रहे हैं वो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं। तो जो हार्मोन है वो क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ओके, समझ में आया या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या काम होता है, जल्दी बताइए क्या काम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। फिर हम बात करते हैं क्या, बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम। बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम control and coordinate all body function, right। राइट, इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गन्स है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरियस ऑर्गन में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से, राइट। क्लियर है, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक स्लेट्स, एड्रिनल एंड गोनेड्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। किस में है ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, फ्रॉग में। और ये सारी की सारी ग्लैंड्स हम में भी प्रेजेंट होती है, राइट। तो हम पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है यहाँ पर हमने क्या लिया है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लेते हैं, जो कि क्या है, एंडोक्राइन पार्ट है, किसका, पैनक्रिया का। वहीं पर मैं अगर पैनक्रियास की बात करूं तो पैनक्रियास मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। बट जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पार्ट है पैनक्रिया का, वो कौन सा है, वो आपका एंडोक्राइन पार्ट है, किसका, पैनक्रियास का। ओके, अब देखिए, नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन क्या है आपका, ये वाला पार्ट, आपकी बॉडी ये है, इसका ये सेंटर पार्ट है। तो ब्रेन और पीछे जो गई है बैक, जो बैकबोन है ना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो सेंटर से निकलती है पेरीफेरी की तरफ। तो यहाँ पर जैसे ये नर्वस सिस्टम, यहाँ पर जो नर्व्स फैली हुई है ना, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स जो फैली हुई है बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। कौन बनाता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। अब बात करते हैं एंड एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें क्या आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। क्या आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या होता है हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो इतना समझ में आया। पहला पॉइंट क्या है, सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो आपको क्लियर है। अभी देखिए, हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CNS। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? CNS, राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, देख लो। देन दूसरा जो टाइप है वो क्या हो जाएगा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के क्या पार्ट है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट है? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। क्या आती है? स्पाइनल नर्व, राइट। इतना समझ में आया? तो देखिए, जो भी आपके सिग्नल्स आते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है कि वो सिग्नल कहाँ तक पहुँच रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच रहा है या उसका काम क्रेनियल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल नर्व्स जो है वही कर दे रही है ना, कि भाई पेरीफेरल नर्वस सिस्टम अभी एक्टिवेट है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन जानी है नहीं जानी, वो डिपेंड करता है, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कब? नर्वस सिस्टम के अंदर, राइट। फिर एंड एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? जल्दी बताइए, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लिखती हूँ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की मैं बात करूं तो जब FFF, फाइट, फ्लाइट और फियर, जब आपको डर लगता है, आपको भागना होता है, राइट, आपको एकदम से कुछ सरप्राइज मिल जाए, आपको एकदम से मैं बोल दूं कि भाई आपका अभी सरप्राइज टेस्ट है, तो इस कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा आपका, वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और आप नॉर्मली बेड पे लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, मोबाइल चला रहे हो, तो इस टाइम पर जो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है उसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों नर्वस सिस्टम किसके अंदर आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। किसके अंदर आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो हम देखते हैं किसकी बात कर लेते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसे हम ANS भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब देखिए, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। तो ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितनी होती है क्रेनियल नर्व? क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 10 पेयर, मतलब हम बोले तो 20 इन नंबर, है ना, 20 इन नंबर, राइट। 10 इस साइड से निकलती है, लेफ्ट साइड से 10
राइट साइड से निकलती है, राइट। तो टोटल जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो 20 होती है। अगर मैं पेयर की बात करूं तो टोटल जो है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, जो कि अराइज होती है कहाँ से, ब्रेन से, है ना। इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं। अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, राइट। अब देखिए, ब्रेन इज इलोंगेटेड इन बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। जब मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एनिमल किंगडम, राइट। तो मैंने वहां आपको पढ़ाया था एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा, है ना, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, एक क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। तो एक क्रेनिएटा क्या थे, मैंने बोला था कि जिसमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट हो या क्रेनियम एब्सेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक क्रेनिएटा। और जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा, या जिसमें क्रेनियम, है ना। ब्रेन बॉक्स का मतलब क्या है, क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, ये बॉक्स जिसके अंदर आपका ब्रेन है, राइट। तो जिसमें ये बॉक्स प्रेजेंट होता है उसे हम क्रेनिएटा बोलते हैं, जिसमें ये बॉक्स प्रेजेंट नहीं होता उसे हम एक क्रेनिएटा कहते हैं, राइट। तो ब्रेन इज एनक्लोज्ड, मतलब जो ब्रेन है वो एनक्लोज्ड होता है बोनी स्ट्रक्चर में, जिसे हम ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, क्लियर है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। फिर हम चलते हैं आगे। ओके, क्या बोल रहा है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, है ना। तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। 4 ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, ऑल्फैक्शन का मतलब, ऑल्फैक्टरी लोब का मतलब क्या होता है, जो कि एक सेंसरी लोब है, जहां पर आपको क्या आता है, जल्दी बताइए, स्मेल आती है ना, जिसकी वजह से क्या आती है, स्मेल आती है आपको। पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो स्मेल है वो किसकी वजह से है, क्योंकि आपके पास क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब है। ओके, उसके बाद हम बात करें पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो देखिए मैं बताती हूँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है। ब्रेन का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इनको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट या राइट, जल्दी बताइए, ये हो गया आपका लेफ्ट या राइट, ये आपका हो गया राइट या लेफ्ट, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आपका है, अगर मैं ऐसे देखूं, ये देखो, अब देखो, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा राइट वाला, और ये वाला मेरा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वाला, राइट। तो ये क्या है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वहीं पर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट। अब देखिए, एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, और क्या होता है, अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन होता है। अब देखिए, द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। तो जो मिड ब्रेन होता है उसमें क्या होती है, ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ऑप्टिक लोब विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, किसके लिए, विजन के लिए। ऑल्फैक्टरी लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मेल के लिए, राइट। फिर हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ठीक है। तो जो हाइंड ब्रेन है उसमें क्या कंसिस्ट है, क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रल, क्या है, सेरिबेलम। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस है, राइट। ये क्या है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम क्या है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन, क्योंकि ये ब्रेन के ही जैसा दिखता है, राइट। एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा, देखिए अब देयर
द मेड्यूला ऑब्लंगाटा, जो वॉमिटिंग सेंटर होता है ना, वॉमिटिंग सेंटर, ये सारे सेंटर वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसी जगह पर होते हैं मेड्यूला ऑब्लंगाटा में। तो देखिए द मेड्यूला ऑब्लंगाटा पासेस आउट थ्रू द foramen magnum and continues into the spinal cord while which is enclosed in the vertebral column। तो देखिए ये foramen magnum continues with spinal cord क्या है? foramen magnum जो है ये थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, ब्रेन के अंदर। वेंट्रिकल का मतलब क्या है? चैम्बर्स है, राइट। तो ये फोरामेन मैग्नम जो है इसी से कंटिन्यू होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से कैसे जुड़ी है, तो फोरामेन मैग्नम के थ्रू जुड़ी है, जो कि थर्ड वेंट्रिकल है ब्रेन का। ओके, अब हम यहाँ पर इसको इतने ब्रीफ में नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें नर्वस सिस्टम में ये चीज़ पढ़नी है, तो हम ये चीज़ वहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं ये? कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड विच इज एनक्लोज इन द वर्टिब्रल कॉलम, जो कि कहाँ एनक्लोज है? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है? ये तो है, बट इसके ऊपर इस स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रहा है क्या? बोन, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर से गुजर रही है आपकी क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े। तो देखिए अब चलते हैं हम सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ। किसकी तरफ? सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं ह्यूमन में सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? जिससे आप किसी भी चीज को सेंस कर पाते हैं, राइट। तो मेरे कान जो है, ईयर है, ये सेंसरी ऑर्गन है ना, क्योंकि मैं इनके थ्रू सुन पा रही हूँ, जो हमारी साउंड है उसको मैं सेंस कर पा रही हूँ। फिर आंखें, आंखें सेंसरी ऑर्गन है। नाक सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि मैं स्मेल ले पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ आंखों से, तो ये मेरे सेंसरी ऑर्गन हुए, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। फ्रॉग में क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन होते हैं, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी पैपिले। तो ऑर्गन ऑफ टच जो है वो क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी पैपिले। टेस्ट के लिए क्या है? टेस्ट वर्ड है ना। अगर सिंपल सी बात है, हमारे जीभ पर, हमारे टंग पर टेस्ट वर्ड नहीं होते तो हमें टेस्ट का पता ही नहीं चलता। कितनी अच्छी बात होती कि हमें कोई टेस्ट ही नहीं पता चलता, तो हम कुछ भी खा लेते, मतलब ऐसा हम नाटक नहीं करते कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं, इसका टेस्ट खराब नहीं है। हम टेस्ट के लिए थोड़ी ना खाते, हम किसके लिए खाते हैं चीज़ें? कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स का, जिन सप्लीमेंट की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करें हम न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, फूड के थ्रू। हम टेस्ट के लिए थोड़ी ना खा रहे हैं फूड को। तो यहाँ पर अगर टेस्ट वर्ड नहीं होते तो हमें किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आता। ये मीठी है, खट्टी है, तीखी है, कुछ समझ नहीं आता। बट आप टेस्ट सेंस कर पा रहे हो ना, किस वजह से? क्योंकि आपके पास क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बर्ड, राइट। वहीं पर स्मेल के लिए क्या प्रेजेंट है? नेजल एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट है? नेजल एपिथेलियम। विजन के लिए क्या प्रेजेंट है? आईज। एंड हियरिंग के लिए, सुनने के लिए क्या प्रेजेंट है? टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स। याद रखना, फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, फ्रॉग के पिनाज नहीं होते, याद रखना। तो यहाँ पर क्या होता है? टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और विथ इंटरनल ईयर, है ना। क्या होता है इसका? इंटरनल ईयर होता है। ओके, चलिए। आउट ऑफ दीज, आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड द रेस्ट आर सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग्स। तो इसमें से आई और जो इंटरनल ईयर है ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है किसके? फ्रॉग के। फ्रॉग के जो वेल ऑर्गेनाइज सेंस ऑर्गन्स है वो क्या है? इंटरनल ईयर्स एंड आई। वहीं पर जो अदर ये ऑर्गन्स जो है, जैसे कि मैं बात करूं टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड हो गए, ठीक है, सेंसरी पैपिले हो गए, नेजल एपिथेलियम हो गया, ये जो है ये क्या है? सेल्यूलर एग्रीगेशन है। सेल्यूलर एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेल जो है इकट्ठे हो गए एक जगह, है ना, बट अभी टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए। सेल जो है एक जगह इकट्ठे होके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। स्ट्रक्चर्स एंड द रेस्ट आर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द नर्व एंडिंग। तो यहाँ पर ये सेल्यूलर जो एग्रीगेशन है ये कहाँ पर हुआ है?
नर्व एंडिंग पर, राइट? कहाँ पर हुआ है? नर्व एंडिंग पर। क्लियर है? यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड यूज़ हो रहे हैं। आई नो थोड़ा सा यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट पार्ट है, सिंपल सी बात है, जहाँ नर्वस सिस्टम आता है वहाँ डिफ़िकल्टी आ ही जाती है ना? इसीलिए तो अगर आपको MBBS के बाद PG करनी होती है ना, तो आपको अगर आपको करनी है तो टॉप रैंक लानी पड़ती है, राइट? आपको पता है ना, न्यूरोलॉजी करने के लिए आपको जो टॉप रैंक है ना PG में, नीट PG में टॉप रैंक लानी पड़ती है, तब आपको न्यूरोलॉजी मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई इसका एक अलग ही वो है, आप किसी का दिमाग पढ़ रहे हो, वो वाली बात हो गई ना, कि आप किसी के दिमाग का इलाज कर रहे हो, ये काफ़ी इजी नहीं होता। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, बाकी है बहुत इजी। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो बिल्कुल फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, किसके बाद क्या आता है, कैसा कैसा होता है। अभी सिर्फ आप नाम सुन रहे हो उनका कि भाई ये मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, हाइंड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है। मैं यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा इंसान का, ह्यूमन का ब्रेन पढ़ाना है, राइट? चलिए, तो आइज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर्ड ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, है ना? तो हम बात करें किसकी, जल्दी बताइए, फ्रॉग की। तो पेयर्ड ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आई जो है वहीं पर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल, ठीक है? कहाँ पर होते हैं? आई जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्कल में आई ऑर्बिट होते हैं, राइट? तो उस ऑर्बिट में ये जो ढांचा बना है, अगर मैं इसमें से आंखें निकाल दूं, ये वाला स्कल वाला पार्ट लूं, तो मेरे स्कल में आपने देखा होगा, कभी आपने स्कल देखा होगा, राइट? तो उस स्कल में आगे की तरफ ऐसे दो गड्ढे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? आई नहीं है, उसमें सिर्फ गड्ढे दिख रहे हैं। तो वो गड्ढे क्या है? ऑर्बिट है, जिसमें हमारी आई फिट है, राइट? तो इनका कहना है कि फ्रॉग में दो पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं आई के, जो कि सिचुएटेड होते हैं स्कल में प्रेजेंट ऑर्बिट में, राइट? दीज आर सिंपल आईज possessing ओनली वन यूनिट, राइट? ये जो आई होती है फ्रॉग की, ये कैसी होती है? सिंपल आई। क्या होती है? सिंपल आई, राइट? हमने कहाँ पढ़ा था? कंपाउंड आईज। जल्दी बताइए, सिंपल एंड कंपाउंड आईज फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में, राइट? जब अगर इसमें हम कॉकरोच वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, तो वहां मैं आपको पढ़ाती कंपाउंड आई, है ना? उसका एक सिंगल जो यूनिट होती है उसे हम ओमेटिडिया कहते हैं, वो पढ़ते। बट अब वो पार्ट हट ही गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ओके? मैंने अभी बोला था कि फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होते इन फ्रॉग, एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कान के जगह पर क्या दिख रहा है, क्या है, कान क्या है, तो आप बोलोगे मेरे को टिम्पैनम दिख रहा है, बस। क्या दिख रहा है? इंटरनल ईयर तो नहीं दिख पाएगा आपको, तो आप क्या बोलोगे? टिम्पैनम दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है? टिम्पैनम, राइट? द ईयर इज एन ऑर्गन। ईयर क्या है? एक ऑर्गन है जो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड बैलेंसिंग के लिए, ठीक है? एक बात बताओ, एक सिंपल सी वो पूछ रही हूँ मैं, ईयर का काम क्या है? मैम, सुनने का। हम लोग क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि आप बोल रही हो, क्योंकि हमारे पास कान है तो हम सुन पा रहे हैं। अगर हमारा कान नहीं होता तो हम सुन भी नहीं पाते, है ना? यही है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा आप, सुनने का काम है, बट मेन फंक्शन भी है, ज़रूरी काम भी है एक, क्या? बैलेंसिंग। आपकी बॉडी में बैलेंसिंग जो है वो ईयर की वजह से, किसकी वजह से है? ईयर की वजह से, राइट? अगर आपका ईयर नहीं होता तो आप प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आप ऐसे, जैसे वो जो शराब पीकर जो शराब में बिल्कुल झूमते हैं ना, जिनमें कोई बैलेंसिंग नहीं होती, वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर, या मैं ऐसे बोलूँ, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, जिनके कान फंक्शनल नहीं है, राइट, उनका बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है, वो लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईयर काम नहीं करता, राइट? वहीं पर जो शराबी लोग होते हैं, जिनको आपने लड़खड़ाते हुए देखा है, उनका ब्रेन में जो सेरिबेलम था, हाइंड ब्रेन में वो पार्ट, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, वो फंक्शनल नहीं रह पाता, वो समझ नहीं पाता, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता, तो आपके जो पैर है ना वो सीधे नहीं रखाते, वो एड़े टेढ़े रखाते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ कब? जब नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग का काम किसका होता है, क्या काम होता है। तो आपको यहाँ ये याद रखना कि ईयर का काम सिर्फ हियरिंग का नहीं है, सुनने का नहीं है, ये बैलेंस भी करता है।
इक्विलिब्रियम मतलब आपको इक्विलिब्रियम में रखने का काम किसका है, ईयर का, राइट। नहीं तो फिर हम डांस नहीं कर पाते, राइट। जिनके थोड़े ईयर में प्रॉब्लम होती है वो प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं कर पाते, कई बार क्या होते हैं लड़खड़ा जाते। ओके, समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ्रॉग में मेल और फीमेल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, चलिए, तो हमें क्या दिख रहा है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, ये अभी मैंने बताया था यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जिसमें यूरिन भी होती है और क्या होता है, यूरिन प्लस आपका क्या होगा, स्पर्म या सीमेन प्रेजेंट होगा, राइट। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ovoid testes which are found adhered to the upper part of the kidneys। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारी क्या है, किडनी है, ये क्या है, किडनी, राइट। तो ये किडनी आपको दिख रही है। अब इस किडनी के अपर पार्ट पे आपको येलोइश स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, ओवॉइड टेस्टिस which are found adhered to the upper part of kidney by the double fold of peritoneum called mesorchium। क्या बोलते हैं, मेसोर्शियम। तो क्या बोल रहे हैं, किडनी के ऊपर डबल फोल्डेड पेरिटोनियम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसोर्शियम। ठीक है, तो इतना क्लियर है या नहीं। तो किडनी जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इसके अपर पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, ओवॉइड शेप की क्या टेस्टिस प्रेजेंट है, येलोइश ओवॉइड टेस्टिस प्रेजेंट है। और ये जो है कवर्ड है किससे, डबल फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, जिसे हम मेसोर्शियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोर्शियम, राइट। अब देखिए, वासा डिफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट आर अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ दिख रही है क्या, टेस्टिस से क्या राइज हो रही है, 10 to 12 वासा डिफरेंशिया क्या हो रही है, ये देखो यहाँ दिया हुआ, ये देखो, ये जो है 10 to 12 क्या है, वासा डिफरेंशिया है, जो कहाँ से अराइज हो रही है, टेस्टिस से। कहाँ से अराइज हो रही है, टेस्टिस से। दे एंटर द किडनीज, ये कहाँ पर एंटर करती है, किडनी में। ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू वीडर्स कैनाल, और किसमें ओपन होती है, वीडर्स कैनाल में। ठीक है, तो ये ओपन होती है किसमें, किडनी में, एंड कहाँ पर एंटर करती है, वीडर्स कैनाल में, राइट। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए, तो समझ में आया, जल्दी बताइए। तो ये क्या है, आपकी पेयर ऑफ किडनी है, राइट। ये जो है एड्रिनल ग्लैंड है, और यहाँ पर ये आपकी किडनी है, ये वासा डिफरेंशिया है। ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टम है, रेक्टम ये क्या हो गया आपका, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पर ये रेक्टम जो है ओपन हुआ किसमें, क्लोएका में, और क्लोएका की जो ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर। क्या इतना क्लियर है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, फैट बॉडीज है। क्या है, फैट बॉडीज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रॉग में फैट बॉडीज कहाँ होती, तो आप बोलोगे अपर पार्ट ऑफ किडनी। तो किडनी के अपर पार्ट पर क्या प्रेजेंट होती है, फैट बॉडीज। ओके, इतना क्लियर है। चलिए, अब देखिए, फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनाइटल डक्ट दैट कम आउट ऑफ द किडनी। तो इनका कहना था कि यहाँ पर देखिए, जब ये 10 से 12 वासा डिफरेंशिया जो थे वो ओपन हुए, कहाँ, अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस, और एंटर कहाँ कर गए, किडनी में। किडनी में एंटर करने के बाद ये कहाँ पर ओपन हुए, बीडर्स कैनाल में। कहाँ पर, बीडर्स कैनाल में। और फिर ये फाइनली किससे कम्युनिकेट करते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इनटू द क्लोएका। ओके, इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब देखिए, द क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट आर यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। तो
क्लोएका जो है वो कॉमन पैसेज है किसके लिए, फीकल मैटर के लिए, आपके यूरिन के लिए एंड स्पर्म के लिए, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है कि क्लोएका जो है वो क्या है, कॉमन पैसेज है, कॉमन चैम्बर है किसके लिए, फीकल मैटर के लिए, यूरिन के लिए एंड स्पर्म के लिए, जो कि बॉडी से बाहर करता है, राइट। अगर मैं बात करूं किसकी, स्पर्म की बात करूं, तो बनेगा कैसे, कहाँ जाएगा, किधर से किधर जाएगा, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्पर्म जो है कहाँ फॉर्म होता है, किडनी में, किडनी में होता है ना, किडनी में ही होगा, बिल्कुल सही, पिटाई लगा दूंगी अभी। कहाँ होगा स्पर्म, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद क्या आएगा, वासा डिफरेंशिया, कहां पर एंटर करेगा, वासा डिफरेंशिया जो है एंटर्स इनटू किडनी, है ना, एंड जो वासा डिफरेंशिया है वासा डिफरेंशिया ओपन इनटू वीडर्स ग्लैंड। फिर ये किस में ओपन होगा, जल्दी बताइए, वीडर्स ग्लैंड जो है वो ओपन होगी कहाँ पर, आपके यूरिनो जेनाइटल डक्ट में। देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो ओपन होगी किसमें, क्लोएका में, किसमें, क्लोएका, और क्लोएका से स्पर्म जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्पर्म बन रहे थे उसका पैसेज क्या होगा, टेस्टिस में बना, टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया में आया, वासा डिफरेंशिया होते हुए एंटर्स इनटू द किडनी, और किडनी के एंटर होने पर जो वासा डिफरेंशिया वो ओपन हो गई कहाँ पर, वीडर्स ग्लैंड में, राइट। इतना समझ में आया कि नहीं। फिर वीडर्स ग्लैंड जो है वो ओपन हो जाती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो ओपन होती है किसमें, क्लोएका में, राइट। और क्लोएका से जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल से, जो मेल फ्रॉग है उससे बाहर आ जाते हैं, कहाँ पर, मीडियम में, और मीडियम में स्पर्म आए वहीं पर मीडियम में ओवम भी आएगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, राइट। तो मैंने आपको बताया था ना कि फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड पेयर ऑफ ओवेरीज। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होती है, पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ये देखिए आपको एक ओवरी ये दिख रही है और दूसरी ओवरी ये दिख रही है, ये पेयर ऑफ ओवरी है, राइट। उसके बाद पेयर ऑफ ओवरी के बाद इसके अंदर ये आपको दिख रहे हैं, ये ओवा है, ओवा मतलब एग, ओवा का मतलब क्या होता है, एग, है ना, मतलब फीमेल गैमीट, ओके। तो देखिए, द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनीज, है ना। तो यहाँ पर जो ओवरीज है वो किडनी के पास में प्रेजेंट है, ना कि किडनी के ऊपर। कहाँ पर प्रेजेंट है, किडनी के पास, ओके। तो ओवरीज किडनी के पास प्रेजेंट है और ओवरी और किडनी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। वहीं पर हम बात करें, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोएका सेपरेटली। हमने वहां पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि क्लोएका जो है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, वो ओपन, उसमें क्या होता है, यूरिन भी आती है और स्पर्म भी आते हैं, वो कॉमन क्या है, पैसेज है यूरिन और स्पर्म के लिए, राइट। वहीं पर मैंने बताया था कि फीमेल में दो सेपरेट ओपनिंग होती है क्लोएका के अंदर, एक ओविडक्ट की जो कि किसको लेकर आती है, एग को, वहीं पर दूसरी जो है वो यूरेटर की ओपनिंग होती है जो किसको लेकर आती है, यूरिन को, राइट। तो यहाँ पर क्या होती है, पेयर ऑफ ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब होती है, अराइजेस फ्रॉम ओवरीज, कहाँ से निकल रही है, ओवरी से। तो देखिए ये क्या है, ये ओवरी है और ओवरी से ऐसी ट्यूब निकल रही है, क्या निकल रही है, ट्यूब, ठीक है। तो इन ट्यूब को हम कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, क्या कहते हैं, ओविडक्ट
या फैलोपियन ट्यूब, राइट। और ये क्या है, ओवेरीज, राइट। अब देखिए ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली, तो दोनों तरफ से क्या आती है, ओविडक्ट आती है और क्लोएका में जाकर ओपन हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था ह्यूमन में, आप 10th क्लास पढ़ के आए हो, तो ह्यूमन में क्या होता है, 2 ओवरीज होती है, ओवरी से निकली होती है क्या, जल्दी बताइए। ओवरी से डायरेक्ट नहीं निकली होती है, बट यूट्रस का एक ट्यूब वाला पार्ट होता है, राइट। जो ट्यूब है उसे हमने फैलोपियन ट्यूब बोला। ये ओवरी से एग को कलेक्ट करती है और कहाँ पर छोड़ देती है, यूट्रस में। तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली दोनों तरफ से ओपन होती है, किसमें, क्लोएका में। किसमें ओपन होती है, क्लोएका में। तो देखिए यहाँ पर ये तो क्या हो गया, यूरेटर, ये क्या हो गया, यूरेटर, है ना, जो किसको लेकर आ रहा है, यूरिन को लेकर आ रहा है, राइट। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका यूरेटर, और ये जो है ये क्या हो गई, ओविडक्ट, जो किसको लेकर आ रही है, ये लेकर आ रही है एग को, है ना। और एग को कहाँ छोड़ दिया, क्लोएका में। इसने यूरिन को क्लोएका में छोड़ दिया, राइट। इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। अब देखिए, अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। इतना ज़्यादा ओवम क्यों रिलीज कर रहा है मैम, फीमेल्स तो एक ही टाइम में एक ही ओवा रिलीज करती है, ये इतने सारे जो फीमेल फ्रॉग है वो इतने सारे ओवा जो है वो ले क्यों कर रही है, क्योंकि जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर आपको नंबर ऑफ एग्स जो है वो ज़्यादा सिक्रीट करने पड़ते हैं, प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक जो है वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो 10-15 में से कोई एक तो बचे, है ना, 10-15 में से कोई एक तो बचे। क्यों, क्योंकि अगर वो एक जो उसने ले किया अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर उनकी प्रोजेनी कंटिन्यू कैसे होगी। तो इसलिए ये जो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो एक साथ बहुत सारे एग ले करते हैं, राइट। तो जो फीमेल है वो 2500 से 3000 ओवा एक टाइम पर क्या करती है, रिलीज करती है, ले करती है। कहाँ पर, पानी में करेगी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मैंने बोला था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, पानी में होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या होता है, जो मेंढक होता है, फीमेल जो होती है, फीमेल फ्रॉग, वो पानी में जाती है, उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, राइट। तो कौन सा ब्रीडिंग सीजन होता है, उनका ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है, रेनी सीजन। आपने बहुत टर टर की आवाज़ सुनी होगी, ज़्यादातर किस टाइम पे सुनी होगी, बारिश के टाइम पे, क्योंकि जो मेल पार्टनर होता है वो बुलाता है अपनी फीमेल को, राइट। क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि मेल फ्रॉग में वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिससे वो अपने मैटिंग के लिए फीमेल को बुलाते हैं, राइट। तो होता क्या है, जो रेनी सीजन होता है उसमें इनका ये ब्रीडिंग टाइम होता है। तो फीमेल और मेल जो होते हैं वो अपने एग और स्पर्म को रिलीज कर देते हैं, कहाँ, वाटर में। वाटर में रिलीज किए, वाटर में एग भी आया, स्पर्म भी आया, और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको ये चीज़ कहाँ पढ़ाई थी, जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी, और मैंने क्या पढ़ाया था, क्लास एम्फीबिया पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने बताया था क्या होता है। फिर मैंने बोला था कि आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा होगा कि मैम ओवम और स्पर्म पानी में घुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कभी आप एक सर्च डालना गूगल पे या यूट्यूब पर, तो किस तरीके से एग दिखते हैं, स्पर्म दिखते हैं पानी में, किसके, फ्रॉग के, आपको दिख जाएगा। एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। क्लियर है। तो देखिए अब क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, कहाँ होगा, मीडियम क्या होगा, वाटर, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने आपको याद है, मैंने जब एनिमल किंगडम के साथ जब प्लांट किंगडम पढ़ाया था, प्लांट किंगडम जब पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोला था मैंने, एम्फीबियंस हमने पढ़ा कहाँ, एनिमल किंगडम में, क्लास एम्फीबिया। क्यों बोला था उसे एम्फीबिया, डुअल नेचर है, और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं पर मैंने बोला था कि ब्रायोफाइट जो है फर्स्ट टेरेस्ट जो हम बात करें इनहेबिटेंट थे, सबसे पहले खसक के पानी से कहाँ पर आए थे, जो किनारा होता है, वाटर बॉडीज का किनारा होता है, वहां पर आए थे, राइट। परंतु
इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना पानी के, बिना वाटर के ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इसलिए तो मैंने बोला था, क्या बोला था कि ये क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, पानी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट जो फ्रॉग है यंग जो एडल्ट फॉर्म है वो नहीं बनता, राइट। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब जायगोट में डेवलपमेंट होगी, ये सब कुछ होगा, तो पहले लार्वा बनता है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो होता है कहाँ पर, एम्फीबियंस में। पहले लार्वा बनता है, लार्वा के बाद फिर क्या बनेगा, फ्रॉग का एडल्ट फॉर्म। तो आपने देखा होगा जब बाहर अभी जो भी सीजन आएगा, पानी वाला सीजन, बारिश का सीजन आएगा, तो बारिश के सीजन में आपको पानी भरा दिख रहा है कहीं, है ना, काफी टाइम से वहाँ पानी भरा है, तो आपको देखेंगे इसमें छोटी छोटी मछलियाँ टाइप, तो वो मछली नहीं है, वो फ्रॉग का लार्वा होता है, राइट, जो कि फ्रॉग से डिफरेंट दिखता है मछली जैसा, बट वो है क्या, फ्रॉग है, ठीक है। तो वो फ्रॉग का लार्वा होता है जिसे हम टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेडपोल। तो जिसमें पहले लार्वा बनता है फिर एडल्ट फॉर्म बनता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो देखिए, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल। तो फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टेडपोल। टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। अब टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस में जाता है, डेवलपमेंट में जाता है, और क्या बनाता है, एडल्ट फॉर्म। तो फिर आपको देखो छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से फ्रॉग्स दिखते हैं। तो क्या हुआ, जो लार्वा था जो आपको फिश जैसा दिख रहा था, उसमें मेटामॉर्फोसिस हुई, डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद जाकर जो फ्रॉग है उसका अडल्ट फॉर्म बना। वो दिखने में छोटा है बट वो उसका अडल्ट फॉर्म है, राइट। अडल्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा, अडल्ट का मतलब है कि वो जो एक्चुअल में फ्रॉग दिखता है उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, राइट। फ्रॉग आर बेनिफिशियल। अच्छा, फ्रॉग भी बेनिफिशियल होते हैं क्या? फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। भाई देखो, हमने पढ़ा था अर्थवर्म, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं उनको, क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, पोरस बनाते हैं, राइट। वहीं पर जो फ्रॉग है ये इंसेक्ट को ईट करते हैं और जो क्रॉप है उसे प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से, राइट। उनकी वो बायलोब्ड जो आपको ऐसे करके जो जीभ दिखती है, उनकी टंग दिखती है, उसमें ऐसे करके इंसेक्ट को फंसाकर अंदर ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को ईट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट हो रही है, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो क्रॉप को डैमेज कर देगा, राइट। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व्स। फ्रॉग भाई देखो इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करके रख रहा है, बिकॉज दीज सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम, है ना। जो इकोसिस्टम है उसमें एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो फ्रॉग है ये फूड चेन में इन्वॉल्व है और फूड वेब में इन्वॉल्व है। कैसे मैम? इंसेक्ट को खाया इसने, है ना। हम बात करें जैसे ग्रास हॉपर हो गया, कुछ भी हो गया, इंसेक्ट है, इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने, राइट। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दो, हम बात करें कि मतलब हमारा प्रेडेटर हो गया, ठीक है, हम बात कर ले कि हर्बेरी जो हमारा हर्बीवोर हो गया, कार्निवोर हो गया, तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, एक लेवल मेंटेन करके रख रहा है, इकोलॉजिकल पिरामिड को मेंटेन करके रख रहा है, राइट। फिर इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज अ फूड बाय मैन। चाइना में फ्रॉग को खाया जाता है, उनका पूरी एक केन आती है जिसमें छोटे छोटे से फ्रॉग्स होते हैं, उसको वो बड़े चाव से खाते हैं, मतलब भगवान बचाए, अब हम क्या ही करें। तो इन सम कंट्रीज एंड मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज अ फूड बाय मैन। मैन का मतलब यहाँ सिर्फ लड़के नहीं खाते, मैन का मतलब ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, फ्रॉग्स को खाते हैं, और कुछ मिल ही नहीं रहा खाने के लिए, अब यही खाने लगे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके, आगे बढ़े क्या? तो यहीं पर हमारा द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें
हमारे YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, डेली बेसिस पर आप प्रीमियर वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक आपको हर क्लास का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल रहेगा। और स्पेशली 11th एंड 12th के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। जैसे कि साइंस स्ट्रीम है तो कंप्लीट कोर्स मिलेगा साइंस स्ट्रीम का, और इस कंप्लीट कोर्स में इंक्लूड रहेगा हर एक चैप्टर का थ्योरी पार्ट, फिर उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इन सब के थ्रू आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, अपने कोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं और स्मार्ट स्टडी करेंगे तो फिर तो आप टॉप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी तैयारी कराई जाती है? सीबीएसई बोर्ड की। क्या मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराता है? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।